नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी के जर्मनी पहुंचने के बाद सुबह सुबह कांग्रेस ने किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। बंद कमरे में राहुल गांधी के साथ क्या किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या खुलासे किए, वो भी आपको बताएंगे। पहले बात करते राहुल गांधी के जर्मनी जाने की। राहुल गांधी के जर्मनी पहुंचने का ये वीडियो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है और जानकारी दी है कि राहुल गांधी बर्लिन पहुंच गए हैं, जहां पर वो डायलॉग करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे और इंडिया के विपक्ष की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। ये वीडियो शेयर किया है श्रीनिवास बीवी ने राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया, लेकिन राजनीति का मौसम गर्म होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के विदेशी टूर पर बीजेपी पहले से राजनीति कर रही है और यह आरोप लगा रही है कि संसद सत्र को नजरअंदाज करके देश के नेता विपक्ष विदेश क्यों जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जर्मनी पहुंच चुके हैं, तो इस मुद्दे पर सियासत अब तेज होने वाली है। वो अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री भी विदेशी टूर पर हैं, वो भी 3 देशों के टूर पर गए थे। तो जब देश के प्रधानमंत्री जा सकते हैं तो नेता विपक्ष को नहीं जा सकते। कांग्रेस इस तरह से जवाब दे रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को परेशान करने को लेकर सुबह सुबह कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कोर्ट का फैसला आया नेशनल हेराल्ड केस मामले में, उसे लेकर क्या खुलासा किया अभिषेक मनु सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। किस तरह राहुल गांधी से बंद कमरों में पूछताछ की गई थी। एक ऐसा केस जिसमें ज्यादा दम नहीं था, यह कहना है कांग्रेस का। और क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। अगले रोचक कहानी जो है कि ये शुरू हुई थी 2014 में। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी, एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है फलाना नहीं कर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं, 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको शक शुबाव, हम हमारे बात नहीं करते, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुबाव मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए निर्णय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक भाई पे क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई। प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, ज्वाइंट कंसेंसस के शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए कि 7 साल तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करता क्या, तो नहीं की। उसके बाद अचानक 30 जून 2021 को एफआईआर लॉन्च होती है। ये ऑफेंस हुआ है 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, और 2021 जून में जब ये होती है उसके एकदम पहले एक सलाह ली जाती है और अचानक जो 7 साल से संयुक्त सहमति थी कि नहीं होनी चाहिए वो एफआईआर होती है। अगर राजनीतिक द्वेष नहीं तो क्या है, यानी कहा गया सलाह कुछ भी हो, ओपिनियन कुछ भी हो, संयुक्त कंसेंसस कुछ भी हो, आपको एफआईआर फाइल करनी है तो कर दी। वो एफआईआर की कल कॉग्निजेंस, वो सॉरी ईसीआर कर दी, एफआईआर ईसीआर कर दी जून में ईडी ने। उसकी कॉग्निजेंस लेने से मना किया है कल जज ने, कल वाले निर्णय। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रहा है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है। एक और पक्ष, इस निर्णय के स्तंभ क्या है। ये बार बार कहते हैं प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है, कल से सुना हुआ है। इसके 4-5 स्तंभ सुनिए, 5 स्तंभ मुख्य। स्तंभ नंबर 1 जो हमारी दलील की कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन 5 में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर की कार्रवाई हो सकती है। शब्द है पर्सन ऑथराइज। अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज नहीं है, जैसे प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। ये कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्ण अपनी मैजिस्ट्रेट वाली समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाईकोर्ट जाके अपनी दूसरी कार्रवाई को पहले चला दिया था। तो क्या कहानी है। तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद 5 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ एजेंसी यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू की एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की 2014 से 21 और 21 से 25, यानी लगभग 1 दशक से नहीं। फिर कहा है कि नींव, हर चीज की नींव, पीएमएलए की नींव, पीएमएलए बना था एक एफएटीएफ, फाइनेंशियल टास्क फोर्स चल रहा, उससे लिखा हुआ है कि इसकी नींव होनी चाहिए एक एफआईआर, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको कहते हैं वकील, एक प्रेडिकेट ऑफेंस। और इसका उद्देश्य है कि ये परिणाम स्वरूप एक कार्रवाई होती है जिसमें इसकी नींव होती है प्रेडिकेट ऑफेंस। और निर्णय में एक नहीं अच्छे विस्तार से लिखा गया। तो जब नींव नहीं तो इसमें आपको इमारत खड़ी की गई
एक इमारत राजनीतिक आरोपों से मुकदमे बनाने की। मुकदमे राजनीतिक आरोपों से नहीं बनते, वो विधि के आधार पर बनते। और कल अदालत ने याद दिलाया कि प्रक्रिया, कानून, अनुच्छेद न्याय की आत्मा है, बाधा नहीं है। कि अचानक आपने इनको बोल दिया 2021 में करो एफआईआर, ओपनिंग दुरुपयोग करो, क्योंकि इसमें गांधी हैं, इसमें कांग्रेस है, इसमें दंगे की हैं। और सोचिए कुल मिला के करीब 80 घंटे ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी बनाई जाने के एफआईआर नहीं है। बिना कानूनी नींव के खड़ा किया गया मुकदमा अपने बोझ से खुल गिर गया। हाँ, ये बात सही है कि जज ने कहा है कि मैं आगे मेरिट्स को नहीं जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून में, फौजदारी कानून में सबसे न्यूनतम स्टेज होती है कॉग्निजेंस देने की। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि आप मेरे घर के बाहरी दीवार के अंदर भी नहीं आ सकते, यानी ये घर है इनका, ये दीवार इसके बाहरी हो गए थे। तो जज ने उस न्यूनतम आधार और कसौटी पे कॉग्निजेंस देने से मना कर दिया। यानी ये इतनी बेकार कंप्लेंट है कि मैं कॉग्निजेंस नहीं दूंगा। और फिर कहा है कि मैंने पूछा एसजी राजू से कि आपने ये रोचक नई एफआईआर जो फाइल की है 3 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि इस नई एफआईआर का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है पुरानी वाली का। या तब जानते हैं ये हमारी तरीक खत्म हुई, इतनी बुलंद और इतनी मजबूत थी हमारा स्टैंड कि घबराहट में, बौखलाहट में उन्होंने और एफआईआर छोड़ दी है 3 अक्टूबर। उस प्रक्रिया को अलग से हम डील करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है निर्णय में कि हम उस प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। लेकिन ये भी आपको द्वेष बताता है, आपने संयुक्त सहमति के बाद गलत चीज की, कोर्ट ने क्वॉश की, आपको ये मालूम होते हुए आपने कोई नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। मैं 2 शब्द और आपको मेरिट्स पे करके की बात हिंदी में खत्म करता हूँ, शायद कुछ लोग ये मेरिट्स में एक अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर जहां कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज, 2 चीजें होती है स्थानांतरण की, हमारी लॉटरी कंडीशन होती है। एक होता है पैसा, उसको यहां से यहां मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना ली। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को, उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अचल संपत्तियां उसी एजेएल के नाम में आज भी हैं, तब भी थी, 80 साल से थी, 50 साल से थी। 1 मिलीमीटर होने की उस एजेएल को, जो आदर्शवाद का साबित थी, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती है, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, उसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो आज भारत की हर कंपनी करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी बदल दो, इक्विटी, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाएंगे कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूँ कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, इतनी बड़ी इंटेलिजेंट होगी, इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज़ है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का श्रेणी का उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, विमान ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक डमी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहें तो भी नहीं दे सकते उनको। कानून में लिखा है, इसलिए हमने बनाई। हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हम याद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होगा। इंटरगार्डन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग। तो अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि आरोपों में कोई दम नहीं था, उसके बावजूद कई साल तक राहुल गांधी को जानबूझकर परेशान किया गया। घंटों घंटों तक बंद कमरों में पूछताछ की गई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी सुनिए। कि लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपलाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डाल कर सका और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसी चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।
तो कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है और यह कहा है कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर जो ईडी ने इस पूरी मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, राहुल गांधी से पूछताछ की, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार यह मामला भ्रष्टाचार से कैसे जुड़ा है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जिस मुद्दे पर सालों तक बीजेपी ने राजनीति की, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस मुद्दे को कोर्ट ने स्वीकार करने से भी मना कर दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।